बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर 10th क्लास की बायो का हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे। उसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमारे पास नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है दैट इज़ एज़मा। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए और याद रखिएगा कि एज़मा जो है ना, जिसको उर्दू में आप दमे की बीमारी कहते हैं, ये बड़ी कॉमन डिजीज़ है और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एक किस्म की एलर्जिकल इन्फेक्शन होती है, एलर्जी की एक टाइप है। और एलर्जी याद रखिएगा, एलर्जी कौन सी बीमारी होती है? ये वो होती है जिसमें हमारी बॉडी के सेल्स कुछ पार्टिकुलर इरिटेंट्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट बॉडी के सेल्स सेंसिटिव हो जाते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं उनको हम आगे देखेंगे। तो ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाई वाला रीजन है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि म्यूकस की प्रोडक्शन जो होती है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है और एयर पैसेज वेव जो है ना वो शॉर्ट होना, नैरो होना शुरू हो जाते हैं, यानी हवा के गुजरने के रास्ते में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो लोग जिन्हें एज़मा की बीमारी होती है उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह यही होती है कि म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। जी, तो ये आपके सामने एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो आपको इसमें एक नॉर्मल ब्रोंकाई और अफेक्टेड ब्रोंकस दिखाई गई हैं। ये नॉर्मल ब्रोंकस आपको नज़र आ रहा है। नॉर्मल ब्रोंकस के अंदर आप देखें तो उसके मसल्स की प्रॉपर डेवलपमेंट होती है, एयर के फ्लो के लिए आपको ये प्रॉपर एक रास्ता नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और इसके रिजल्ट में यहाँ पे जो म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही होती है अलॉन्ग द एयर वेव वो भी नॉर्मल होती है, जबकि इसके मुकाबले में आपके सामने ये एक इन्फेक्टेड ब्रोंकाई दिखाया गया आपको जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो इन्फ्लेमेशन के बाद इसकी अंदर वाली वाल्व तंग हो जाती है, नैरो हो जाती है, मसल्स जो है ना उनमें कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। और ये देख लें म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है कि एयर पैसेज वे के रास्ते में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और ऐसे बंदे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये इनकी बॉडी की ब्रोंकाई की जो फिजियोलॉजी है उसमें ये प्रॉब्लम आती है जिस वजह से ये बीमारी पैदा होती है। अब एक और डायग्राम आप देखें। इस डायग्राम के अंदर आपको ना कंपैरेटिवली एक नॉर्मल लंग और एपिडेमिक लंग का एक कंपैरिजन दिया गया है। इसको आप देखें तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ये देखें कि नॉर्मल लंग जो होता है ना उसके अंदर इंटरनल उसकी एनाटॉमी के अंदर मसल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह की होती है, ठीक है जी। वो आप देख रहे हैं नॉर्मल लाइनिंग होती है सेल्स की, टिश्यूज की, और नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस हो रही होती है। जबकि इसके मुकाबले में आप अगर एपिडेमिक लंग देखें तो एपिडेमिक लंग के अंदर ये देखें मसल्स टाइट हो जाते हैं, मसल्स की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और इंटरनल लाइनिंग जो है ना उसके अंदर स्वेलिंग होती है और उसके बाद म्यूकस प्रोडक्शन जो है ना यहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एयर पैसेज वे के रास्ते में सॉरी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो आप साइंस एंड सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो डिजीज़ है ना एज़मा की, इसकी साइंस एंड सिम्टम्स तकरीबन वही ब्रोंकाइटिस और नमूनिया से मिलती जुलती है। इसमें कफिंग सबसे कॉमन है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है इस पेशेंट को जो दमे की बीमारी में मुब्तला होता है। वीजिंग आपने पीछे भी पढ़ा था कि ये एक विसल लाइक आवाज़ होती है जो कि नाक में से आना शुरू हो जाती है। सांस लेने में तंगी होती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, चेस्ट वाले रीजन के अंदर टाइटनेस फील होना शुरू हो जाती है। इंसान ये फील करता है कि हर वक्त मेरा सीना जकड़ा हुआ है। आपको कौन कौन से एजेंट्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एज़मा की बीमारी फैलाने के अंदर इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट वो फैक्टर्स दिए गए हैं जो कि एज़मा की बीमारी को फैलाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें स्मोक जो है ना, सिगरेट का धुआं जो है ना, बाज़ लोगों को सिगरेट की धुएं से एलर्जी होती है, उससे उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ओडर मीन्स
बहुत तेज़ किस्म की स्मेल जो है ना, चाहे वो परफ्यूम की हो या किसी भी किस्म की हो, उसकी वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है एज़मा का। पोल्यूशन, अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आलूदगी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंगर, गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता है, आप स्ट्रेस, हर वक्त आप टेंशन में, परेशानी की हालत में रहते हैं, तो ये भी एज़मा का एक फैक्टर हो सकता है। घरों में लोग जो पालतू जानवर रखते हैं, पेट्स एनिमल, ये भी उसका एक वजह हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस सूरत में भी बाज़ औक़ात आपका सांस फूल जाता है। कुछ पौधे होते हैं जिनके पोलन्स होते हैं, उनसे भी बाज़ लोगों को एलर्जी होती है, उससे छींकें आना शुरू हो जाती है या सांस फूलना शुरू हो जाता है। घरों में जो कीड़े मकोड़े वगैरह पाए जाते हैं, काकरोच वगैरह हो गए, खटमल वगैरह हो गए, ठीक है ना, बाज़ लोगों को इनसे भी एलर्जी होती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मुख्तलिफ जो घरों में केमिकल आप यूज़ करते हैं, आप टॉयलेट क्लीनर यूज़ कर रहे हैं या ब्लीच यूज़ कर रहे हैं, तो बाज़ लोगों को इनकी स्मेल से प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो ये भी एज़मा का एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है जी। फंगल स्पोर्स जो होते हैं, ये भी इसकी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा है, बाज़ लोगों को डस्ट की वजह से छींकें आना शुरू हो जाती हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एजेंट्स हैं जो कि एज़मा की बीमारी को, दमे की बीमारी को फैलाने के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनको आप पॉइंट वाइज याद कर लें तो इंशाल्लाह इससे आप इस टॉपिक को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एज़मा की ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मली डॉक्टर्स जो है ना, फिजिशियंस इस तरह के केमिकल्स या वो मेडिसिन सजेस्ट करते हैं जिनसे ब्रोंकाई की इंटरनल वाल्व जो है ना वो डायलेट हो जाए, ताकि एयर पैसेज वे के लिए मोर स्पेस अवेलेबल हो। तो इसके लिए नॉर्मली इन्हेलर्स जो होते हैं ना, इन्हेलर्स अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर इन्हेलर सजेस्ट करते हैं कि आप वो यूज़ करें। जब आप उसको इन्हेलर्स को यूज़ करते हैं तो उससे जो है ना ब्रोंकाई की इंटरनल वाल्व डायलेट हो जाती है और एयर पैसेज वे के रास्ते में काफ़ी बेहतरी आ जाती है। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने एज़मा को देखा कि ये बीमारी क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और इस बीमारी के दौरान बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट्स अफेक्ट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से इस टॉपिक को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम।